देखो पीहू, समझने की कोशिश करो। काम भर का तो मैं कमा ही रहा हूँ ना। धीरे धीरे मैं और बड़ी जॉब कर लूंगा, पर अभी के लिए जो कमा रहा हूँ उतना तो ठीक तो है ना। उसमें मैं अपने परिवार का खर्चा, तुम्हारा खर्चा आराम से उठा सकता हूँ। देखो पीहू, माँ की तबीयत बहुत खराब है, और वो किसी बाहर वाले नौकर नौकरानी के हाथ का खाना नहीं खाएंगी। उन्हें तो अपने बहू के हाथ का खाना खाना है। देखो प्लीज पीहू, तुम शादी के लिए हाँ कर दो ना। देखो, तुम्हारे माँ बाप से बात करके जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, यही हमारे लिए अच्छा है। मेरी माँ की सेवा और देखभाल हो जाए। देखो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जॉब कर रहा हूँ, अब आखिर चाहिए ही क्या। ये तो पागल हो ही गया है। मुझे भी चाहता है कि मैं भी पागल हो जाऊं। बताओ, शादी कोई इसलिए करता है क्या कि जाते ही किसी बुढ़िया की सेवा करनी पड़े। अब मैं जाते ही वहां इसकी माँ की सेवा करूं, देखभाल करूं। 2-4 महीने और रुक जाता तो शायद वो बुढ़िया स्वर्ग ही सिधार जाती, सीधे घर में पहुंचती, तो वहां पर कोई सास ना होती रोका टोकी करने के लिए। पर ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं पीहू, शादी कर ही लो और चलकर मेरी माँ की आया बन जाओ। हाँ, नहीं तो मुझे ही कोई जुगत भिड़ानी होगी, वरना तो मेरे हाथ से ही रिश्ता भी चला जाएगा। वैसे भी 2-4 बॉयफ्रेंड हैं मेरे लाइन में, जिनमें सबसे ज़्यादा अभी यही कमा रहा है। पर ये मेरे लिए और आगे तक जा सकता है। मैं चाह रही थी कि अभी मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ, और आगे तक इसे ले जाऊँ। बड़ा आदमी बन जाएगा तो फ़ायदा अपना ही है, तब करूँगी इससे शादी। पर ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, उस बुढ़िया की सेवा कराने के लिए। मुझे किसी की सेवा नहीं करनी यार, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। क्या करूँ मैं? वैसे तो शादी के लिए हाँ कर भी देती, पर उस बुढ़िया की वजह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा है उस घर में जाने का। नई नई शादी करके जाऊं और जाकर उस बुढ़िया की सेवा करूं, उसके हाथ पांव दबाऊं। विनायक, मैं भी तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहती हूँ, पर तुम तो जानते हो ना कि मेरे मम्मी पापा इतनी आसानी से मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं देंगे। उन्हें तो एक अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए ना। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम और बड़ी नौकरी करो, जिसमें और ज़्यादा सैलरी हो। जब ज़्यादा सैलरी होगी तभी तो मेरे पापा तुमसे मेरी शादी करवा पाएंगे। अभी कोई भी बात हो विनायक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो। तुम जैसे अपने माँ की चिंता करते हो, मैं भी तो अपने माँ बाप की चिंता करती हूँ ना। मुझे भी तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। प्लीज विनायक, समझने की कोशिश करो। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ आधी रोटी खाकर भी खुश रह लूंगी, पर मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। देखो विनायक, बस इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती। मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। विनायक, तुम मेहनत करो, किसी बड़ी जगह अच्छी जॉब करो, वहाँ पर जॉब करो, और मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांग लो। फिर चलकर तुम्हारी माँ की सेवा किया, मैं आराम से उनकी सेवा देखभाल सब कर दूंगी, तुम्हारा पूरा घर संभाल लूंगी। पर उसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। विनायक, समझने की कोशिश करो। अगर ऐसी बात ना होती ना, तो मैं कल के कल तुमसे शादी कर लेती। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? माँ जी को समझाओ ना कि वो किसी भी बाहर वाले से अपनी सेवा देखभाल करवा लें। वो किसी से भी अपनी सेवा देखभाल करवा लें। प्लीज विनायक, समझाओ उन्हें। मैं नहीं चाहती कि उनका स्वास्थ्य खराब हो। माँ को समझाना इतना सरल है क्या? अगर समझा पाया होता तो अब तक कोई घर में उनकी देखभाल करने वाली या करने वाले को ले आया होता। पर माँ ने तो जिद ठानी है, अगर सेवा करवाएंगी तो अपनी बहू से या किसी रिश्तेदार से। हमारे रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं हैं जो माँ की सेवा करने के लिए हमारे घर आकर रुकेंगे और माँ की देखभाल करेंगे। और बहू बहू तो उनकी तुम हो, और तुम अभी हमारे घर में आने को तैयार ही नहीं हो। करूँ ही क्या? हाँ तो जहन्नुम में जाओ तुम भी और तुम्हारी अम्मा भी। उनकी नौकरानी बन जाऊं जाकर मैं। अभी मैंने अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। चाहती हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो, ढेर सारी शॉपिंग करूँ मैं। अरे इतने सुंदर रूप रंग का मैं कुछ तो फायदा उठाऊं। तुम जैसे भिखारी से शादी कर लूं और उस बुढ़िया की आया बन जाऊं, उसकी देखभाल करूं। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। अच्छा ये बुढ़िया ने कब्र में टांग लटका दी है, बस 3-4 महीने में ही मामला सुलट जाएगा। मर जाएगी बुढ़िया, और फिर मैं आराम से तुमसे शादी करके ना ऐश करूंगी, ऐश। माँ, बैठो यहाँ। आप समझती क्यों नहीं माँ? आप कहाँ चली गई थी? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने को आपको मना किया है। रास्ते में मंदिर से घर लौट रही थी, आपको चक्कर आया। वो तो भला हो सरिता आंटी का, वो लाकर आपको यहाँ घर छोड़ गई। वरना सोचिए माँ, रास्ते में आप बेहोश हो जाती तो क्या होता? क्यों गई थी आप मंदिर? भगवान घर में नहीं है क्या, जो आप मंदिर में ढूंढने गई थी उन्हें? अरे लल्ला, तू तो बेकार में ही नाराज हो रहा है अपनी माँ पर। मानती हूँ कि भगवान घर में है, पर कभी कभी भगवान के दरवाजे तक भी जाना चाहिए किसी प्रार्थना को लेकर, तभी तो भगवान सुनते हैं।
तू तो हमेशा कहता है माँ एक लड़की है मैं पसंद करता हूँ, माँ एक लड़की है मैं पसंद करता हूँ। अरे मैं तेरी शादी करवा देती हूँ तो उस लड़की के घर का एड्रेस तो दे, मैं चलती हूँ उस लड़की के माँ बाप से बात करती हूँ, शादी करवाती हूँ तेरी। मुझे भी इस घर में बहू चाहिए। बहू के लिए ही प्रार्थना करने गई थी भगवान से, हाथ जोड़े उनके आगे और उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे के लिए जो लड़की सबसे अच्छी हो, जो मेरे बेटे की जिंदगी बना दे, ऐसी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में भेज दीजिए भगवान जी। और जो वो लड़की है ना, मुझे उससे जल्द से जल्द मिलवा दीजिए। प्रार्थना करने गई थी भगवान से कि तेरी शादी हो जाए, तेरा ब्याह हो जाए। माँ, बहू भगवान से मांगने से नहीं मिलेगी। माँ, जब किस्मत में लिखा होगा ना, हो जाएगा सब। माँ, आप चिंता मत करो, बस आप आराम किया करो। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और घर में भी आपकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। पता नहीं कहाँ भटकती रह रही हो सुबह से। अरे भगवान से मांगने से तो भगवान स्वयं भी मिल जाते हैं, तो बहू क्या चीज है। मैंने हाथ जोड़े हैं, मेरे बेटे की जिंदगी के लिए जो सबसे अच्छी लड़की हो ना, उसे मेरे बेटे से मिलवाएं। लल्ला, मैं जानती हूँ कि कोई लड़की नहीं है, तू जानबूझकर मुझे ऐसे ही टालने के लिए ये सब कुछ कह रहा है। इसीलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि तेरे लिए जो सबसे अच्छी लड़की हो, जो तेरी जिंदगी में खुशियाँ ला सके, भगवान उसी तुझसे मिलवाए और उसे तेरी पत्नी बनाए। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे, मेरा विश्वास है उन पर। डॉक्टर साहब, आप तो समझ रहे हैं ना, माँ ने तो जिद ठान कर रखी हुई है। मैं करूँ ही क्या? इतनी जल्दी बहू बहू कहाँ से ले आकर दे दूँ मैं उन्हें? और फिर समय से दवाइयाँ नहीं खा पाती, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। बस मैं तो कोई एक नर्स ही ले जाता प्राइवेट, जो उनकी देखभाल कर देती। मैं तो पैसा भी खर्चा करने को तैयार हूँ, पर मेरी माँ है, वो मानने को ही तैयार नहीं है। करूँ ही क्या? बहुत बहुत परेशानी में हूँ। आप तो सारे हालात जानते हैं। माँ की जिद के आगे किस बेटे की चली है भला? हाँ हाँ, मैं मंगला जी को अच्छे से जानता हूँ। हाँ, और तुम्हारे पापा को भी। इसीलिए जानता हूँ कि मंगला जी कभी किसी और के हाथ का खाना नहीं खाएंगी, अपने बहू के हाथ का ही खाना खाएंगी। जानता हूँ, पुराने लोग, पुराने जमाने की चीजें, वो अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते। ऐसे ही तुम्हारे जैसे मजबूर एक नर्स भी आई थी मेरे पास, हर तरह से काम करने के लिए तैयार थी। कह रही थी कुछ भी मिल जाएगा, काम करने को तैयार है। उसका एक छोटा भाई है, उसका पालन पोषण करना है। उसके माँ बाप की अचानक से कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तब से अपने भाई को वो अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर रही है। और वो नर्स है, उसने नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ है, अच्छी नर्स है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है, तुम्हारे घर में मैं तो उसी को भेज देता, लोगों की जिसकी भी देखभाल करती है वो ठीक हो जाते हैं। पर बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हारी माँ को तो बहू चाहिए। क्या वो ऐसी नर्स है कि जिसकी देखभाल करती है वो ठीक हो जाता है? तब तो फिर बहुत अच्छा है, उसे मेरे घर में तो आना ही चाहिए। मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, क्या आप उससे मेरी बात करवा सकते हैं? मैं कुछ सोच रहा हूँ, कोई प्लान बना रहा हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, आप मेरे प्लान में मेरा साथ देंगे? हाँ, क्यों नहीं भाई। एक डॉक्टर का सबसे पहला फर्ज यही होता है कि उसका मरीज स्वस्थ हो जाए। अब मरीज की जिद की वजह से ही अगर उसकी तबीयत बिगड़ रही है, और तुम उसकी जिद की वजह से ही कोई प्लान बना रहे हो उसे ठीक करने का, तो मैं जाहिर सी बात है तुम्हारा ही साथ दूंगा। मैं उस लड़की को बुलाता हूँ, हम उससे अभी बात कर लेते हैं। अरे ये मेरी बहू है, तो बताया क्यों नहीं मुझे कि तू इसे आज लेकर घर आ रहा है। इतना भगवान से मिन्नतें मांगी थी मैंने, पर मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी धूमधाम से करूं। ये कैसी शादी की तूने, मुझे बताया तक नहीं। अरे मैं बहू के लिए जल्दी कर रही थी, पर मैं चाहती थी कि शादी धूमधाम से हो। ये कैसे तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज करके मंदिर में शादी करके अपना ऐसे ही कर ली। अब मैं अपने सारे अरमान कैसे पूरी करूंगी? हाँ नहीं तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर अगर बहू के घर वाले नहीं तैयार थे तो मुझे बताता ना, मैं जाकर इसके घर वालों से बात करती। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी जल्दी की वजह से ही शायद मेरे बेटे ने जल्दबाजी में ऐसी शादी कर ली। पर तू चिंता मत कर, मैं ना तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगी। ला अपने घर वालों का नंबर तो दे, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। पर अभी ना पहले ज़रूरी है कि आपकी तबीयत ठीक हो। इन्होंने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अब आप किसी और के हाथों का खाना भी नहीं खा रही हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से ही अपने घर से विदा लेकर ना यहाँ पर आना पड़ा। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ना आपकी देखभाल करूँगी, सेवा करूँगी और जल्दी ही ना आपको ठीक कर दूँगी। ठीक, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है माँ जी, मेरा एक छोटा भाई है, क्या मैं उसे यहाँ इस घर में रख सकती हूँ? माँ जी, वो मेरे बगैर इतना जल्दी मुझसे दूर रहने का आदी नहीं है। यहाँ पर रहेगा ना तो दो काम ही निपटाएगा। आप अगर हाँ करें तो मैं उसे इस घर में रख सकती हूँ क्या? और मैं आपकी पूरी देखभाल करूँगी। देखिएगा, आप एक बार ठीक हो जाइएगा, फिर धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। हाँ माँ, विद्या बिल्कुल सही कह रही है। एक बार आप ठीक हो जाओ ना, फिर धूमधाम के साथ बैंड बाजा बारात के साथ आपकी बहू को इस घर में लिवा कर लेकर आऊंगा माँ।
पर पहले आपका ठीक होना भी तो जरूरी है। अरे शादी आप तभी तो एंजॉय कर पाओगी जब आप स्वस्थ रहोगी। तो आप कल से आपको खाने पर, कल से नहीं, आज से और अभी से आपको अपने खाने पीने पर, दवाइयाँ लेने पर, सब पर ध्यान देना है। जितना जल्दी आप जल्दी से ठीक होगी ना, उतना जल्दी आपका बेटा दूल्हा बनेगा, शेरवानी पहनेगा, घोड़ी चढ़ेगा। ठीक है माँ? अच्छा लगा ये जानकर कि तुम दोनों पति पत्नी की राय भी हर मामले में एक ही रहती है। बहू चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ, ये काम तो हो गया। चलो, विद्या ने अपने भाई के बारे में भी माँ से बात कर ली। कल इसके भाई को भी यहाँ ले आऊँगा। आज तो उसे अपने दोस्त के घर पर रखा है, कल उसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा। तो अपना इसका भाई भी रहेगा और विद्या भी माँ की अच्छे से देखभाल कर देगी। बिल्कुल कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। विद्या ने तो माँ को बिल्कुल अपने शीशे में उतार लिया। वाकई में डॉक्टर ने सही कहा था, जिस भी घर में जाती है वहाँ के मरीजों से ऐसा रिश्ता बना लेती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। मेरी माँ को बहू की जरूरत थी और ये बहू बनकर ही उनके सामने आ गई। बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने जो प्लान बनाया उसमें इसने मेरा साथ दिया, थोड़े से पैसों के लिए ही सही, पर चलो मेरा काम तो वो बन गया। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाले दिलों में धड़कन, फिर दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। क्या बात है, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे तो लगा था सिर्फ मुझे ही गानों का शौक है इस घर में। आज पता चला कि आप भी अच्छा गाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी गानों का शौक है। मैं भी बहुत सारे गाने सुनता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ तुम्हें ही गाने सुनने का शौक है। अरे इस दुनिया में हर इंसान को गाने सुनने का शौक होता है। ऐसा कौन होगा भला जिसे गाने बुरे लगते होंगे? वैसे ये बताओ, क्या कर रही थी, क्या बना रही थी? कुछ नहीं, माँ जी के लिए मैं वो हरी वाली तरोई की सब्जी बना रही थी, पर आप तो तरोई खाने से रहे, तो आपके लिए ना आलू की सब्जी बना दी है मैंने, और साथ में पराठे बना दे रही हूँ। माँ जी के लिए हल्के हल्के से तेल लगा दूंगी। क्या है ना कि आजकल उनका पराठे खाने का बहुत दिल करता है, पर अगर मैं उन्हें पराठे घी में लगाकर खिलाने लगी ना तो हो गया उनके स्वास्थ्य का। इसीलिए ना तेल हल्का हल्का सा तेल लगाकर और बोल देती हूँ उन्हें कि घी लगाकर सेंक दिए हैं, और उसके बाद उसके तेल को हटा दिया है, ऐसे बोलकर उन्हें तेल वाले पराठे खिला देती हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है। माँ जी को धोखा देना नहीं चाहती। मेरे भाई को एकदम अपने बेटे की तरह, आपकी तरह पालती पोसती हैं। वो एकदम अपने साथ लगाए रखती हैं, उसे पढ़ाती लिखाती हैं, अपने साथ बिठाती हैं, कोई भेदभाव नहीं करती कि ये मेरा भाई है, उनका अपना बेटा नहीं। माँ जी कितनी अच्छी हैं, वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा हूँ। जानता हूँ, माँ को असलियत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत अफसोस होगा, पर मैं कर ही क्या सकता था, मेरी मजबूरी थी। तुम्हारा तो फर्ज है ना कि अपने पेशेंट को ठीक करना। तुम्हारे लिए तो मेरी माँ पेशेंट है। बस यही समझ लो कि उनके इलाज का ये एक प्रोसीजर था। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लान तो मैंने बनाया है, धोखा तो मैं दे रहा हूँ अपनी माँ को। इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम बस मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। बाकी आगे जो होगा मैं झेल लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ये क्या है विनायक, तुम मेरे पास आते हो तब पर भी तुम पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हो, बात भी नहीं करते ज्यादा। आखिर बात क्या है विनायक, क्या सोचते रहते हो, किस सोच में हो? क्या हुआ विनायक, कुछ बोलोगी भी? हाँ, अरे तुम्हें प्रमोशन मिला था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे नहीं बताई। वो तो अच्छा हुआ, तुम्हारा एक दोस्त मिल गया था मुझे तुम्हारे ऑफिस का, उसने मुझे बताया कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। ये तो बेहद खुशी की बात है कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है, इसी जॉब में तरक्की कर रहे हो तुम। मुझे तो लगा था तुम्हें अपनी जॉब भी बदलनी पड़ेगी, पर वाह विनायक, तुमने तो बढ़िया रास्ता निकाला। हाँ, आजकल अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था ना, माँ की चिंता नहीं रहती थी। माँ की चिंता तो विद्या कर रही है, और मुझे बिल्कुल कोई सोच नहीं रहती थी। साथ ही साथ विद्या घर भी संभाल दे रही थी। समय से खाना पानी नाश्ता मिल जाता था, समय से ऑफिस पहुंच जाता था। बॉस मुझसे बहुत खुश थे। अपने काम को मन लगा कर किया, ध्यान दिया और प्रमोशन मिल गया। इतना बड़ा भाई
कोई काम नहीं किया है मैंने। इन सब में तो विद्या का हाथ है। क्या कुछ कहा क्या तुमने? देखो, मुझे प्रमोशन मिल गया है, तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर चलूं क्या, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने, तुम्हारा हाथ मांगने? हाँ बोलो। विनायक, फिर वही बात। मानती हूँ तुम्हें प्रमोशन मिला है, पर इतनी जल्दी भी है क्या शादी की? अरे अभी कुछ समय और दो अपनी जॉब को, क्या पता एक आध प्रमोशन और मिल जाए। ऐसे ही शादी कर लोगे फिर तुम्हारा ध्यान काम में कैसे लगेगा? विनायक, समझने की कोशिश करो। जिंदगी में तरक्की ना बहुत मुश्किल से मिलती है, और अभी तुम तरक्की कर रहे हो। तरक्की करो, अपने बिजनेस में आगे बढ़ो, समझे विनायक? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया। मम्मा ने कुछ सामान मंगाया था और मुझे लेकर घर जल्दी पहुँचना है। ठीक है विनायक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जब देखो तब मुझे अपनी माँ की आया बनाकर रह गई। नौकरानी बनाने पर जुटा हुआ है मुझे, और वो बुढ़िया भी 4-6 महीने से अटकी पड़ी है, न जाने ही कब मरेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें पीहू? आजकल मैं हर पल खाली विद्या के बारे में सोचने लगा हूँ। विद्या के काम, विद्या की सेवा, मेरे माँ के प्रति उसका प्रेम भाव, न जाने क्यों मेरे दिल में एक अलग सी जगह बना रहा है। मैं नहीं चाहता तुम्हें धोखा देना। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी करके मेरे घर आ जाओ, जिससे मैं कोई गलती ना करूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे घर की असली बहू हो। तुम मेरे घर में आ जाओ। विद्या तो बस एक नर्स है, वो बस अपना काम कर रही है। आज नहीं तो कल उसे वो घर छोड़कर जाना ही है। जब ये राज से माँ के सामने आएगा तो वैसे भी माँ की नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उस वक्त मैं उन्हें अपनी असली बहू से मिला दूं, तो शायद उनका गुस्सा मुझ पर कुछ कम हो जाए। पर तुम तो समझती ही नहीं। न जाने कौन सी सक्सेस, कौन सी चाह है तुम्हें। मैं तो बस अपनी माँ के लिए बहू चाहता था, पर तुम्हारी ख्वाहिशें न जाने क्या क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। वैसे भी माँ ठीक होने वाली हैं, और उसके बाद तो विद्या चली जाएगी ना माँ को छोड़कर। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? अकेले कैसे रहेंगी मेरी माँ? और विद्या के बगैर मैं कैसे रहूंगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो पीहू से प्यार करता हूँ ना। मैं पीहू को धोखा दे रहा हूँ। मुझे पीहू को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे विकास, तू यहाँ पर? हाँ यार, मैं तो पार्क आया था अपने ससुराल वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ। पर यहाँ तुझे देखा, और साथ में उस लड़की को भी। वो पीहू है ना, हमारे कॉलेज वाली। उसके साथ तू क्या कर रहा था? तू और पीहू? नहीं, वो बस मेरी अच्छी दोस्त थी और ऐसे ही अचानक मुलाकात हो गई। मुझे पढ़ा मत यार, मैं तेरी रगदग से वाकिफ हूँ। बचपन से साथ में खेले कूदे हैं हम लोग, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कुछ ही दूरी पर हमारा घर है। और देख, मैं सब जानता हूँ। माँ ने बताया कि घर में विद्या जैसी भाभी है, तेरी पत्नी है वो, उनके प्रति ईमानदार रहे यार, और इसके चक्कर में मत पड़। ये लड़की बहुत ही दुष्ट है। महीनों तक इसने मुझे भी लटका कर रखा था, मुझे भी फंसाया था इसने। और कहती थी, एक बार डार्लिंग तुम सरकारी नौकरी पास जाओ ना, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी, फिर तुम चलना मेरे घर पर मेरा हाथ मांगने। ऐसे ही मुझको लटका कर रखा था इसने। धीरे धीरे वो तो मैंने इसे एक दिन दूसरे लड़के के साथ मॉल में शॉपिंग करते हुए पकड़ लिया। तब मुझे इसकी असलियत के बारे में पता चला। उससे भी इसने ऐसे ही वादे किए थे, लड़कों को ऐसे ही फंसाना, ये इसकी आदत है। इसका चक्कर छोड़ दे यार, तुझ जैसे शादीशुदा को फंसा रही है ये। समझ जा, संभल जा। विद्या भाभी बहुत अच्छी हैं, अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा, और इसका चक्कर छोड़ दे। ये लड़की तेरे घर के लायक नहीं है। माँ जी बहुत सीधी साधी है, और तू तो बेवकूफ है, बेवकूफ एक नंबर का, जो इसके झमेले में उलझ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ तू किसी के साथ नहीं आया था, इसी से मिलने आया था। बहुत देर से देख रहा था मैं तुम दोनों को, समझा तू? क्या? ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ। सच्चाई का अगर पता करना है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन ये वो बड़े वाले मॉल जाती है किसी न किसी को लेकर। वहां जाकर तू सच्चाई पता कर सकता है, मॉल वालों से पूछ लेना अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो। एक ही मोहल्ले का हूँ और बचपन से तेरे साथ खेला कूदा हूँ, इसलिए वार्निंग दे रहा था तुझे, तेरी जिंदगी बचा रहा था। बाकी तेरी मर्जी, मेरा काम था गलत देखकर तुझे आगाह करना, बाकी जैसा तू समझे। मैं तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ इससे रिश्ता तोड़ने के लिए। पर एक बात तुझे बता दूं दोस्त, जिंदगी से जब बीवी चली जाती है ना, तो बाहर वालियां चाहे कितनी भी आए जाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी ही अपना सब कुछ होती है, पत्नी ही सब कुछ होती है। और मैं तुझे यही सलाह दूंगा, अपना घर मत तोड़ इसके चक्कर में, समझा? अरे हाँ हाँ बेटा, तू मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही तो है। मेरी बहू का भाई, मतलब मेरा बेटा जैसा है तू। मेरा बेटा है बेटा। तो क्या मैं तेरे स्कूल में नाम नहीं लिखाऊंगी? पास के स्कूल में बात करके आई हूँ मैं। वहाँ की मास्टरनी को फोन किया था मोहल्ले वाले से नंबर लेकर, और उन्होंने बोला है कि कल तो मेरी बहू के साथ जाएगा और अपना नाम लिखाएगा। वैसे ही बहुत लेट हो गया है,
अब तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई भी तो करनी है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी मम्मी का नाम रोशन करना और साथ में मेरा भी। थैंक यू सो मच मम्मी, मैं पढ़ाई करने स्कूल जाऊंगा। अरे हाँ मेरे लल्ला, हाँ। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है बेटा, पढ़ना लिखना तो हर इंसान को चाहिए। तो स्कूल जाएगा। बहू आज मेरे बच्चे की पसंद का ना सारा खाना बनाना, हाँ खीर पूड़ी सेवई जो जो मेरे बेटे को पसंद हो। तुम दोनों जब से मेरे घर में आए ना, मेरी तो जिंदगी ही बन गई। कहाँ मैं एकदम मरने वाली थी और कहाँ मेरी बहू ने मेरी सेवा कर करके मुझे ठीक कर दिया, और तूने अपनी मासूमियत से ना मेरे अंदर जान भर दी, जान। भले ही माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जिंदगी देती है, पर यहाँ तुम दोनों बच्चों ने अपनी इस माँ को जिंदगी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। आ गए आप? माँ जी की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, माँ जी ठीक हो गई हैं पूरी तरह से। अब मेरा ज़्यादा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी मैंने अपना काम कर दिया है। अब माँ जी को सच्चाई अगर आप ना बताना चाहें ना, तो उन्हें कुछ भी बोल दीजिएगा, कह दीजिएगा कि मैं घर गई और वहाँ कुछ हो गया और मैं मर गई, या मैं कहीं चली गई और लौट कर कभी वापस नहीं आऊँगी। बस मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी हिम्मत नहीं है कि माँ जी को सारी सच्चाई बताऊँ। वो मुझसे और मेरे भाई से बहुत प्यार करती हैं और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। बहुत मुश्किल से उनकी तबीयत ठीक हुई है। आपको जो ठीक लगे आप वो कहिएगा। मुझे बस अपने भाई के साथ यहाँ से जाना है। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। अरे वाह लल्ला, आ गया तू? कब आया? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। देखना ये तेरा साला ये स्कूल जाने के लिए कितना खुश हुआ जा रहा है, कितना उछल रहा है। और एक तू था जो स्कूल का नाम मैं ले लेती थी ना, भाग कर कहीं बिस्तर के पीछे, कहीं खटिए के नीचे, कहीं खेतों में जाकर छिप जाया करता था। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आप ठीक हो गई माँ, आप ठीक हो गई। हाँ मेरे लाला, हाँ। ये सब ना बहू की सेवा का कमाल है और मेरे इस नन्हे मुन्ने की देखभाल का। हर वक्त मामा करके मेरे आगे पीछे लगा रहता था। डॉक्टर ने कहा कि ये पानी कम पीती हैं, हरदम पानी की बोतल, लो माँ पानी पी लो, लो माँ जी पानी पी लो, लो माँ जी पानी पी लो। ये बहुत देखभाल की है इसने और इसकी बहन ने मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू इतनी अच्छी है। यहाँ लोगों की बहुएं उनकी सेवा नहीं करती और मेरी बहू ने सेवा करके मुझे ठीक कर दिया, ठीक। ऐसी लड़की बहुत किस्मत से मिलती थी। देखा बेटा, मैं कहती न थी भगवान से जो मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी लड़की हो वो मेरे बेटे के नसीब में लिखे भगवान। और देख भगवान ने लिखा ना, तो कह रहा था भगवान थोड़े ना वही दे देंगे जो आप मांगोगी। दे दिया ना भगवान ने। अब तो तू भी यकीन करता है ना भगवान पर? हाँ माँ, हाँ यकीन हो गया मुझे, भगवान है। दीदी आप रात में मुझे लेकर यहाँ क्यों चली आई? माँ जी हमें ढूंढ रही होंगी। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आज से मैं स्कूल जाने वाला था, स्कूल वालों से उन्होंने मेरी एडमिशन के लिए बात भी की थी। आप मुझे लेकर यहाँ क्यों आ गई दीदी? मम्मी कितना परेशान हो रही होंगी। भाई वो हमारी माँ जी नहीं है, वो हमारी माँ जी बन भी नहीं सकती। तेरी बहन की इतनी औकात नहीं है भाई कि वो उस घर की बहू बन सके। समझने की कोशिश कर भाई, हम छोटे लोग हैं, हम सिर्फ लोगों के यहाँ काम कर सकते हैं, किसी के घर के सदस्य नहीं बन सकते। भाई समझने की कोशिश कर, मेरा काम था वहाँ पर माँ जी को ठीक करने का, इसलिए मैं वहाँ पर थी। मैंने तुझसे कहा झूठ बोलने के लिए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। इतनी सी उम्र में मैंने तुझसे झूठ बोलवाया भाई, पर वो ज़रूरी था। माँ जी किसी और के हाथ का खाना नहीं खाती थी, इसलिए मुझे उनकी बहू होने का नाटक करना पड़ा, दिखावा करना पड़ा। पर सच्चाई तो ये है भाई कि मैं उस घर की बहू नहीं थी और ना कभी बन सकती हूँ। तो मेरी असलियत जानता है ना। दीदी अगर हम लोग अमीर होते तो क्या तुम उस घर की बहू बन पाती? क्या माँ जी हमें अपनाती? पता नहीं भाई, पर अभी की सच्चाई यही है कि मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं उस घर की बहू बन सकूं। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। और वैसे भी विनायक जी की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, कोई दूसरी लड़की है, और मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। मैं तो बस अपना काम करने वहाँ पर गई थी। हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है भाई। एक दो दिन हमें बुरा लगेगा, फिर धीरे धीरे हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाएंगे। समझने की कोशिश कर भाई, हमारी ज़िंदगी से हमारे माँ बाप के जाने के बाद ना हमारा कोई अपना नहीं है। हम ही दोनों एक दूसरे के हैं और हम ही दोनों एक दूसरे के रहेंगे। भाई मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा भाई है, बस यही एक सच्चाई है। और मैं तेरी सास हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अपनी सास से बिना इजाजत लिए तू अपने घर कैसे आ सकती है? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई तुझमें? मैं दिखती अच्छी हूँ, सीधी सादी हूँ,
पर सास हूँ मैं, इस सब मामलों में ना मैं बहुत कड़क हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से पाँव बाहर निकालने की, वो भी बिना मेरी इजाजत के? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर सच्चाई ये है कि माँ जी चुप हो जा मेरे लाला, चुप हो जा। वारी बहू, अपना तो आई ही मेरे घर के नियमों को तोड़कर मेरे इस नन्ही से बेटे को भी लेकर चली आई। बताओ तो जरा, अपने मन की हो गई है। चल मेरे घर में, तुझे अच्छे से सिखाती हूँ मैं कि सास के साथ बहुएं कैसे रहा करती हैं। माँ जी, पर मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ। सच्चाई तो यही है कि मैंने नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपको धोखा दिया। माँ सारी सच्चाई जान चुकी हैं और इसके बाद भी वो तुम्हें अपने घर की बहू स्वीकार करती हैं और इसीलिए वो यहाँ तुम्हारे घर आई हैं तुम्हें ले जाने। चलो अपने असली ससुराल चलो। अब तुम्हें अपने घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा मायका है, तुम्हें अपने ससुराल चलना होगा। चलो। क्या सच में माँ जी? हाँ बहू, दिल तो कर रहा था कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, बहू बहू बनकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी माँ जी करके। बताओ तो जरा, मुझे कभी भनक तक नहीं लगने दी कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। और बताओ तो जरा, मैं कितना कितना तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह तुम घर में मुझे कहीं दिखी ही नहीं, तब जाकर इस नालायक ने मुझे सारी सच्चाई बताई। और तभी मैंने इससे पूछ लिया कि क्या तुझे भी विद्या पसंद है। तब इसने कहा कि हाँ, पर मैं उसे रोक नहीं पाया क्योंकि मेरे उठने से पहले ही वो ये घर छोड़कर चली गई। बताओ तो जरा, तुझे अपनी तनख्वाह की भी कुछ नहीं पड़ी थी? हाँ, तनख्वाह तक नहीं ली तूने। अगर तुझे तेरा एम मुझे ठीक करना था तो तूने मुझे ठीक किया, तो उनके पैसे तो बनते थे ना तेरे, फिर तू पैसे भी छोड़कर चली आई। हाँ, क्योंकि सच्चाई ये थी कि भले ही तूने नाटक किया हो, पर तूने मन ही मन मुझे अपनी माँ माना। तो भला मैं अपनी बेटी की जिंदगी में अंधेरा कैसे रहने देती। मैं जानती हूँ कि तू विनायक को बहुत पसंद करती है और विनायक तुझे। अब मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से बड़े पैमाने पर तो नहीं कराऊंगी, पर मंदिर में जरूर कराऊंगी। क्या है ना कि मोहल्ले वालों को पहले ही बोल दिया है मैंने कि तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब अगर बड़े पैमाने पर शादी कराऊंगी तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। मेरी सारी इच्छाएं ना उसी मंदिर वाली शादी में ही मैं पूरी कर लूंगी। हाँ, और अब चलो, जो कुछ भी होगा ना, सारे फंक्शन मेरे घर से ही होंगे, यहाँ से नहीं। यहाँ वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं है और अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी सास भी हूँ। चलो जरा जल्दी करना बहू, सामान वामान बांध लो, कार बाहर खड़ी है, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। पर आप इतना खुश कैसे हैं? आपकी जिंदगी में तो कोई दूसरी लड़की थी, पर अब नहीं है। अब जो है ना, तुम ही हो। तुम ही वो लड़की हो जिसे मेरी पत्नी बनना है। तुम्हें ही मेरा घर संभालना है, मेरी माँ को संभालना है। मैं उस लड़की की सच्चाई जान चुका हूँ और उसे उसकी औकात भी दिखा चुका हूँ। तुम्हारे पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है वो। और जब भगवान ने मेरे भाग्य में हीरा लिखा है तो मैं पत्थर क्यों उठाऊंगा भला। अरे बहू, अब जल्दी सामान वामान बांध ले भाई, निकल भी। कब तक हम लोग बाहर खड़े रहेंगे? जी माँ जी, आई अभी। मैं तुम्हें पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। हाँ, मैं पीहू की तरफ आकर्षित था, पर मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। ना ही तो वो मुझे कभी समझ पाई थी और ना ही मैं उसे कभी समझ पाया। उसकी ख्वाहिशें, उसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थीं और तुम वैसी लड़की हो जैसी मुझे चाहिए थी। वाकई में माँ ने जो प्रार्थना भगवान से की थी ना, भगवान ने वो प्रार्थना सुनी। मेरे लिए जो सबसे अच्छी लड़की थी ना, उसे मेरी जिंदगी में दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। हर मैं भी, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। मैंने ऐसा सपना जरूर देखा था जब आपके घर में थी तो, पर मैं जानती थी ये मेरा वो सपना है जो मेरी औकात से बाहर है और ये कभी पूरा नहीं होगा।